मैं समस्त बिहार वासियों को हार्दिक बधाई देता हूं। आज का दिन हम सभी भारतवासियों के लिए गौरव का दिन है। साहस, त्याग एवं बलिदान के फलस्वरूप 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। आज के दिन हम उन स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति दी। उनके उच्च आदर्श आज भी हम सबों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। मैं उन वीर जवानों को भी नमन करता हूं जो बहादुरी से देश की सरहदों की सुरक्षा कर रहे हैं। उनके बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। देश के थल, जल और नभ की रक्षा करने वाले भारतीय सेना का हम अभिनंदन करते हैं। आज के इस अवसर पर मैं उन सभी खिलाड़ियों को भी बधाई देता हूं जिन्होंने कॉमनवेल्थ खेलों में पदक जीतकर देश की शान को बढ़ाया है। हम उनका अभिनंदन करते हैं। इतिहास इस बात का गवाह है कि बिहार में स्वतंत्रता सेना आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई। बिहार के लोगों ने हमेशा राष्ट्र निर्माण में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और देश के लोकतंत्र को मजबूती प्रदान की है। इस वर्ष मानसून की बेरुखी के कारण सूखे की स्थिति हुई है। जुलाई माह में पूरे राज्य में औसत वर्षापात से 60% कम वर्षा हुई, जिसके कारण सूखे की स्थिति उत्पन्न हुई और जिससे फसलों की रोपनी समय पर नहीं हो सकी। 1 जून से 14 अगस्त तक औसत वर्षापात में 39% की कमी हुई है, जिससे धान रोपनी 80% ही हो पाई है। किसानों को बिचड़ा एवं फसलों की सिंचाई हेतु डीजल अनुदान 60 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 75 रुपये प्रति लीटर दिया जा रहा है। डीजल अनुदान के लिए अभी तक लगभग 1,02,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 48,506 आवेदनों का सत्यापन हो गया है तथा 11,243 किसानों को डीजल अनुदान दिया जा चुका है। आगे सभी इच्छुक लोगों को इसका भुगतान किया जाएगा। अच्छी खासी संख्या में किसानों के लिए डेडिकेटेड कृषि फीडर के तहत उपलब्ध विद्युत कनेक्शन में सिंचाई की जा रही है। कृषि कार्यों के लिए बिजली दर को पहले से ही घटाकर 65 पैसे प्रति यूनिट कर दिया गया, जिससे बिजली से सिंचाई करना लगभग 20 गुना सस्ता पड़ता है। कृषि के लिए प्रतिदिन 16 घंटे बिजली की निर्बाध आपूर्ति की जा रही है। कृषि कार्य से जुड़े ट्रांसफार्मर यदि खराब होते हैं उन्हें तत्काल बदला जा रहा है। जो किसान धान की रोपनी नहीं कर पाए हैं उनके लिए आकस्मिक फसल योजना के तहत कम अवधि के फसलें जैसे मक्का, कुल्थी, उड़द, तोरिया, मटर, भिट्टी आदि के बीज निःशुल्क उपलब्ध कराने की पूरी तैयारी की जा चुकी है, ताकि किसानों को कुछ न कुछ आमदनी जरूर हो सके। हमारा शुरू से ही संकल्प है, राज्य के खजाने पर आपदा पीड़ितों का पहला अधिकार है। यहाँ हर आपदा पीड़ित को सहायता दी जाती है, चाहे सुखाड़ हो या बाढ़ हो। अब आपदा की स्थिति से निपटने के लिए विद्यालयों में
कई तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसमें बच्चों को भूकंप से बचने के लिए मॉक ड्रिल तथा अन्य माध्यम से आपदाओं से निपटने के विषय में बताया जा रहा है। बड़ी संख्या में बच्चों के डूबने की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए बच्चों को तैरना सिखाया जा रहा है। साथ ही दिव्यांग बच्चों को आपदाओं से सुरक्षित रखने के लिए उन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है। अब ये जो कोरोना महामारी का भी दौर है, आप जानते ही हैं, पूरा विश्व कोरोना से पीड़ित रहा है और हम लोगों के देश में तो मार्च 2020 से कोरोना का सामना हो रहा है। अब इस वर्ष की शुरुआत से ही कोरोना के मामले बीच बीच में घटते रहे। अभी भी कोरोना के 798 एक्टिव मामले हैं। कोरोना की जांच एवं इलाज की ठोस व्यवस्था की गई है। प्रारंभ में ही से ही कोरोना जांच पर विशेष ध्यान दिया गया है ताकि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। अभी भी प्रतिदिन लगभग 1 लाख जांच की जा रही है और हर जिले में RT-PCR जांच की भी व्यवस्था की गई है। 14 अगस्त तक बिहार में प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर 7,39,000 से अधिक जांच हुई है, जबकि पूरे देश का राष्ट्रीय औसत 10 लाख की जनसंख्या पर जांच का है 6,38,000। यानी बिहार में जांच की प्रक्रिया हम लोगों की पूरी तेज रहती है और प्रतिदिन इसकी समीक्षा की जाती है। हम लोग लगातार इस पर ध्यान दिए रहते हैं। अब मार्च 21 से ही कोविड-19 टीकाकरण का कार्य भी तेजी से चल रहा है। इसमें प्रथम खुराक, द्वितीय खुराक और प्रिकॉशनरी डोज को मिलाकर 14 करोड़ 75 लाख से अधिक कोरोना के टीके दिए जा चुके हैं। संकट की घड़ी में राज्य सरकार लोगों के साथ रही है तथा लोगों को हर संभव सहायता एवं सुविधा उपलब्ध कराई गई है। मृतकों के आश्रितों को शुरू से ही 4 लाख रुपए अनुदान दिया जा रहा है। केंद्र सरकार के निर्णय के उपरांत सब प्रति को परिवार को 50,000 रुपए देने का निर्णय हुआ। इसलिए अब हम 4 लाख के अलावे 50,000 रुपया अतिरिक्त मदद दे रहे हैं। अब तक कुल 12,996 मृतकों के आश्रितों को 584 करोड़ और 82 लाख रुपए का भुगतान हो चुका है। अब हर दृष्टिकोण से हर चीजों में हम लोग अपना काम करते रहते हैं, चाहे विधि व्यवस्था हो, सब चीज को, और कानून का राज पूरे तौर पर यहाँ पर स्थापित है। हमारा उद्देश्य है कि जो लोग क्राइम करते हैं उन पर पुलिस अपना काम करे और कोई भी अपराधी बच न पाए। आप जानते हैं कि हम लोगों ने हर थाने को 2 हिस्से में, यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफ केसेज और दूसरा लॉ एंड ऑर्डर, इसमें सारे थाने को 2 हिस्से में बांटा हुआ है और सारे हमारे पुलिस वाले और अधिकारी 2 हिस्से में रहते हैं ताकि जहां पर कोई क्राइम होता है अब उसको लेकर के उसकी जांच वो करते रहे और दूसरी तरफ लॉ एंड ऑर्डर की सुरक्षा करते रहे। यानी पहले क्या होता था कि लोग लॉ एंड ऑर्डर में लगे हुए हैं, कोई जांच नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, इसलिए 2 हिस्से में कर दिया गया। अब उसके चलते जहां भी कोई भी क्राइम हुआ और उसके लिए जो जांच करना है उसके लिए ससमय जांच पूरे तौर पर करते रहते हैं और पूरा का पूरा विभाग, इसके वरिष्ठ अधिकारी एक एक चीज को देखते रहते हैं और समय समय पर, और किसी चीज की नहीं कि भाई कितना क्राइम बचा हुआ है, हर तरह से हम लोगों ने ये कह दिया है
कि भाई कुछ भी होता है तो उसका एक लिमिटेड पीरियड में आप उसकी पूरी की पूरी जांच करिए। ये सब काम हम सब लोग कर रहे हैं और इसी को ध्यान में रख करके पुलिस बल की संख्या में बढ़ोतरी भी की गई है और आगे भी इसकी बढ़ोतरी करने का हम लोगों ने निर्णय लिया है और पुलिस के लिए वाहन और अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए गए। हाल ही में आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए डायल 112 की इमरजेंसी सेवा प्रारंभ की गई। इसके तहत अपराध की घटना, आगजनी, वाहन दुर्घटना, मेडिकल इमरजेंसी आदि की सूचना पटना स्थित कॉल सेंटर में आने पर तत्काल पुलिस सहायता एवं आवश्यकता अनुसार फायर ब्रिगेड एवं एम्बुलेंस की सहायता भी पहुंचाई जा रही है। एक दिन जाकर के इस काम की शुरुआत करने का मौका मुझको मिला और हमने पूरा विमर्श किया और देखा ये बहुत अच्छी बात है कि अगर इस तरह से लोगों को होगा और इसके लिए और भी जितने वाहन वगैरह की बात है उन सबों को बढ़ाया जा रहा है और इसके लिए जितने अधिकारियों की और आवश्यकता होगी उनको इस काम में लगाया जाएगा। जब भी कुछ होता है यहाँ से उस इलाके को सूचित भी करते हैं और यहाँ से भी वहाँ पर भेजने का प्रबंध किया जाता है। तो ये सब काम हम लोग काम कर रहे हैं और आप समझ जाए कि शुरू में ही जो सब जो है हम लोगों ने सांप्रदायिक सौहार्द का भी शुरू से माहौल कायम किया है। शुरू से ही सांप्रदायिक घटनाओं में लगातार कमी आई है। सांप्रदायिक तनाव की घटनाओं के प्रकाश में आने पर पुलिस एवं प्रशासन द्वारा त्वरित कार्रवाई की जा रही है। ये 2006 से ही हम लोगों ने इस पर जितनी बातचीत की है और इस बात को देख करके ये सारे पुलिस के लोग और प्रशासन के लोग कहीं भी इस तरह की घटना होती है उसमें सक्रिय रहते हैं, तत्काल वहां पहुंचते हैं, किसी मामले को इसको और ज्यादा खराब होने नहीं देते हैं और सदैव इस काम को देखते रहना है। और आप जानते ही हैं कि हम लोगों ने कितना सबके लिए काम किया। कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू की गई 2006 में। राज्य के मिली जुली आबादी वाले इलाके में अवस्थित और संवेदनशील कब्रिस्तानियों की घेराबंदी की जा रही है। अब तक 9,442 चिन्हित किया गया है और 7,220 कब्रिस्तानों की घेराबंदी कर ली गई है। यह काम लगातार जारी है ताकि किसी तरह का तनाव नहीं आए। ये सब काम हम लोग करने की कोशिश करते हैं और आप जानते हैं कि हम लोगों ने 2016 से ही बिहार मंदिर चार दीवारी निर्माण योजना शुरू की है, क्योंकि मंदिरों में यदा कदा मूर्ति चोरी की भी घटनाएं घटती रहती हैं। तो इसी को ध्यान में रख करके हम लोगों ने सोचा कि जहां जिनकी चारदीवारी नहीं है उसकी चारदीवारी हम लोग करें और जो 60 साल से पुराना जितने धार्मिक न्यास परिषद में निबंधित हमारे पुराने मंदिर हैं उनकी घेराबंदी करने का काम शुरू कर दिया गया। अब तक 295 मंदिरों की चारदीवारी की जा चुकी है और अब हमने कहा है कि इसके अलावे भी और जितने की भी चारदीवारी नहीं है और 60 साल से कम वाले भी हैं उनको भी हम लोग आगे देखेंगे ताकि हर हालत में ठीक ढंग से चारदीवारी हो जाए और कोई घचपच इधर उधर नहीं कर सके। मंदिर में जा करके कोई कुछ भी न कुछ भी कहीं से कहीं मूर्ति की चोरी भी करता है और ये सब तरह की घटनाएं घटती है। इसी को रोकने के लिए हम लोगों ने 16 से किया है। इसको आगे भी हम लोग काम करेंगे और आप जानते हैं कि हम लोगों ने अब आगे का भी यही तय कर दिया है। सभी शहरों एवं महत्वपूर्ण नदी घाटों पर विद्युत शवदाह गृह सहित मोक्ष धाम निर्माण का निर्णय लिया गया है। अब परंपरागत शवदाह गृहों को ठीक कराकर और लोगों को दाह संस्कार एवं बैठने आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए मोक्ष धाम के रूप में विकसित करने की योजना बनाई जा रही है, उसको पूरा किया जाएगा। साथ ही यहाँ पर विद्युत शवदाह गृह की भी व्यवस्था होगी, यानी जो चाहेंगे वो विद्युत शवदाह गृह भी कर सकेंगे। ये सब चीज हम लोगों ने करने का निश्चय किया और प्रशासनिक सुधार के लिए भी सारा काम। अब आप जानते ही हैं कि बिहार लोक सेवा कानून हम लोगों ने 11 में लागू किया
अब इसके तहत नागरिकों को विभिन्न लोक सेवाएं एवं नियमित समय सीमा के अंतर्गत उपलब्ध कराया जा रहा है। 15 अगस्त 2011 से इसको शुरू किया गया और अब तक 31 करोड़ 65 लाख से अधिक सेवाएं प्रदान की जा चुकी है। शुरू में 9 विभागों की 35 सेवाएं थी, अब इसको बढ़ा करके 14 विभागों की 153 सेवाओं की शुरुआत कर दी गई। अब इसमें से जो भी होता है उसमें 73% केवल जाति का, आय का और किसी के आवास का, निवास का प्रमाण पत्र, इसके लिए सबसे अधिक लोगों का आता है एप्लीकेशन, तो 73% लोग इसका लाभ ले रहे हैं। और हम लोगों ने यह भी कर दिया है, लोक सेवाओं को प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन सुविधा भी दी गई है। अब इसमें 90% लोग ऑनलाइन सुविधा ले रहे हैं, ये सब चीज हो रहा है। और लोक शिकायत निवारण कानून भी आपको मालूम है, हम लोगों ने जो लागू किया 16 में, तो उसके बाद आप समझ लीजिए कि अब तक कुल प्राप्त 12,18,075 आवेदनों में से 11,80,672 आवेदनों का निष्पादन किया जा चुका है। अभी निरंतर चलता है, लेकिन अब हम लोगों ने तब 1 साल से फिर शुरू कर दिया है जनता के दरबार में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम। अब ये इसको भी शुरू कर दिया है, यानी लोक शिकायत निवारण अधिकार नियम जारी रहेगा, वो चलता रहेगा, और उसके साथ जो जनता के दरबार में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है यह भी सब चलता रहेगा। अब आपको सबको मालूम है कि हम लोगों ने विकास का जो काम किया, राज्य में सड़कों और पुल पुलियों और भवनों का निर्माण किया। हम लोगों ने पहले सोचा था कि जो दूर दराज के जो इलाके हैं उससे राजधानी पटना पहुंचने में 6 घंटे से ज्यादा समय न लगा। अब वो जब हो गया तो उसके बाद तय कर दिया हम लोगों ने कि अब 5 घंटे का करेंगे। इसके लिए और ज्यादा सड़कों का निर्माण, पुल पुलियों का निर्माण, ये सब चलता रहा है। और हर तरह से चारों तरफ आप जानते हैं कि फ्लाईओवर और एलिवेटेड रोड का जाल बिछाया गया है, और अन्य जिलों में आरओबी एवं फ्लाईओवर का निर्माण कराया जा रहा है। तो हर तरह से यानी आप समझ लीजिए पुल पुलियों के लिए भी काम हो रहा है। और एक तो अभी आपको मालूम है हम लोगों ने शुरू किया था दीघा से दीदारगंज तक जेपी गंगा पथ बनाने का हमने किया था, और इसका शुभारंभ किया था 11 अक्टूबर 2013 को। अब अभी जाकर के 24 जून 2022 से जेपी गंगा पथ के दीघा से पीएमसीएच तक के भाग को लोगों के लिए शुरू किया गया। इसको लेकर के लोग बहुत उत्साहित हैं और हजारों की संख्या में लोग गंगा पथ का दर्शन करने के लिए आते हैं। हम भी कई बार 2-3 बार देख चुके हैं, लोगों को कितनी खुशी है। और दीघा से दीदारगंज तक संपूर्ण परियोजना का कार्य फरवरी 2024 तक पूरा किया जाएगा। लेकिन उसके अलावे हम लोगों ने ये भी तय किया है कि पश्चिम में दानापुर से आगे शेरपुर तक ले जाने की योजना है, जहां पर गंगा नदी पर निर्मित होने वाले शेरपुर दीघापुर 6 लेन पुल से भी संपर्कता होगी। और पूरब में गंगा पथ को गंगा नदी पर बन रहे कच्ची दरगाह विद्युपुर 6 लेन पुल से भी जोड़ा जाएगा। और भविष्य में हमारी इच्छा है कि गंगा पथ को पूरब की ओर बख्तियारपुर ताजपुर पुल और पश्चिम की ओर आरा छपरा पुल से भी जोड़ा जाए। अब आप कल्पना कर लीजिए कि गंगा नदी के किनारे अब ये जो पथ बन रहा है जेपी गंगा पथ, अब कितना लोगों को खुशी और कितनी दूर तक एक जगह से दूसरे जगह पर जाने का, और फिर दक्षिण बिहार से उत्तर बिहार जाने में लोगों को कितनी और ज्यादा सुविधाएं होंगी। तो ये काम भी हम लोगों का जारी रहेगा। और एक बात आप जान लीजिए, एक चीज हम लोगों ने और कर दिया कि सड़क, पुल और भवनें जो सरकार बनाती है इसका मेंटेनेंस को भी डिपार्टमेंट को ही करना है। अब इसके लिए पूरी तैयारी चल रही है। आप समझ रहे हैं कि जितने संबंधित विभाग इसकी पूरी तैयारी लगभग कर चुके हैं। अब विभागीय तौर पर मेंटेनेंस के लिए आप समझ लीजिए
अब इंजीनियर्स की और अन्य कर्मचारियों की बड़ी संख्या में और बहाली होगी। ये खाली टेंडर कर कर के मेंटेनेंस का कोई मतलब है? हम तो पहले से भी बराबर कहते रहे, अगर डिपार्टमेंट ही मेंटेनेंस करेगा और उसके लिए पूरी संख्या में और जितने इंजीनियर की जरूरत है, अन्य कर्मियों की जरूरत है, सबको बहाल करके रखा जाएगा और उन्हीं का काम है सड़क को, पुल पुलिया को और जितने भवन बनते हैं उन सभी का मेंटेनेंस वो नियमित रूप से करते रहे। ये होगा तो कभी किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। तो ये सब बिहार में ही कुछ काम होते रहता है, इसलिए समय समय पर आप लोगों के ध्यान में हम लोग ला लेते हैं। अब कितने हुए हैं आप जानते ही हैं कि हर प्रकार के कितने तरह के भवनों का हम लोगों ने निर्माण किया। अब आप सामने ही देख लीजिए, सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र, यही देख रहे हैं ना, सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र, इसमें ज्ञान भवन सबसे पहला बना, बापू सभागार, सभ्यता द्वार पीछे, और हमने यहीं पर सम्राट अशोक की सांकेतिक सिंबॉलिक प्रतिमा लगाई है। अब ये कितना बढ़िया है, और जान रहे हैं बापू सभागार में 5000 की संख्या है। अभी तक देश में कहीं नहीं बना है इतना बड़ा, अब यहाँ पर ये बना हुआ और कितने लोग आ रहे हैं। तो यही सामने देख लीजिए, सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र हम लोगों ने इसको बनाया। और फिर पटना में जो अंतर्राष्ट्रीय मानक के रूप में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बिहार म्यूजियम का निर्माण कराया गया। पटना म्यूजियम का भी विस्तार कर रहे हैं और दोनों म्यूजियम को, पटना म्यूजियम और बिहार म्यूजियम को, आप समझ लीजिए भूमिगत मार्ग से जोड़ने की योजना पर भी काम शुरू हो गया। और उसके अलावे सरदार पटेल भवन का निर्माण कराया, और यह भूकंप रोधी भवन है। 9 रिक्टर स्केल की तीव्रता वाले भूकंप के झटके को यह सह सकता है, ऐसा बनाया गया। और इसलिए यहाँ पर पुलिस मुख्यालय, गृह विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग को वहीं पर रखा गया है। कहीं अगर ऐसी दुर्घटना होगी वो रहेगा, और वहीं से फिर पूरे सब जगहों पर लोग इसको देख सकते हैं। और 7 दिन तक वहां जितने भी अधिकारी और कर्मचारी रहते हैं उनको किसी तरह की दिक्कत नहीं हो सकती है। इस तरह का बिल्डिंग बनाया गया है, ये खास तरह का बिल्डिंग बनवाया गया है और जो काम कर रहा है। आप लोगों को भी, सब लोगों को मालूम है इसके बारे में। और समझ लीजिए कि उसके पहले भी तो हम लोग 2012 में भी राजगीर में इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का निर्माण कराए, और 2018 में हम लोगों ने बोधगया में महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण शुरू किया गया, और अभी हाल ही में 16 अप्रैल 2022 को उसका भी निर्माण पूरा हो गया। तो इस सब तरह से, और बाकी आप जानते हैं 1917 में जो बापू आए थे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, चंपारण सत्याग्रह में, तो उनके बिहार आने की स्मृति में ही मोतिहारी और बेतिया में 2000 की क्षमता के चंपारण सभागार का निर्माण पूरा हो चुका है। और मुजफ्फरपुर में, चूंकि बापू आए थे और पटना से मुजफ्फरपुर से ही आगे गए थे, तो मुजफ्फरपुर में भी इसी तरह का सभागार का निर्माण चल रहा है। इसके अलावे अन्य महत्वपूर्ण भवनों का निर्माण भी किया जा रहा है, जिसमें आप जान लीजिए कि बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय वैशाली में बुद्ध स्मृति स्तूप बनाया जा रहा है। अब आप समझ लीजिए कि भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेष इसमें रखे जाएंगे। ये अस्थि अवशेष वैशाली के पास मड स्तूप से खुदाई करके निकाले गए थे पहले, कई साल पहले, और वो वर्तमान में पटना म्यूजियम में रखा हुआ सुरक्षित तौर पर। ये बन जाएगा, वहां पर रहेगा। लोग कितनी बड़ी संख्या में उसको देखने जाएंगे। आप जानते हैं वैशाली का भी इसका कितना बड़ा संबंध है। और पूरे तौर पर हमारे जो यूथ हैं, इन सबको साइंस के बारे में नई जानकारी देने के लिए पटना में आधुनिक साइंस सिटी का निर्माण किया जा रहा है। और इसका नामकरण हम लोगों ने किया था एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी। उनका निधन हो गया था, उनका बिहार से बड़ा अच्छा संबंध था, आते रहते थे, राष्ट्रपति थे तब भी, राष्ट्रपति के बाद भी। तो जब उनका निधन हो गया तो
तो हमने कहा कि नहीं, उनकी स्मृति में हम इसको रखेंगे, इसलिए उसका नाम हमने एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी रखा गया। अब चंपारण सत्याग्रह शताब्दी समारोह की स्मृति